नमस्कार, मैं मीरा कुमार मीरू आप सबका यूट्यूब पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और एसएस ट्यूटोरियल्स और सुधांशु जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि मुझे आज फिर से उन्होंने अपने इस यूट्यूब के लिए उन्होंने फिर से चुना है। अपनी इस छोटी सी एक मैं जो कहानी लेकर के आई हूँ, ये बहुत ही मर्मस्पर्श कहानी है और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बहुत छू कर जाएगी, आपके बहुत दिल के करीब रहेगी। इस कहानी का शीर्षक है उस कृत्य में मेरी क्या गलती थी। जी हाँ, उस कृत्य में मेरी क्या गलती थी। कहानी यूँ है कि मेरी शादी होने वाली थी। घर में सब बहुत खुश थे और लिहाजा मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन कभी कभी रह रहे के रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में मैं थोड़ी सी परेशान हो जाया कर रही थी। मेरी भाभी स्नेहा, उन्हें शायद इन बातों का थोड़ा सा लग रहा था कि मैं शायद कहीं दिल से परेशान हूँ। वो बार बार मेरे कंधे पे आके हाथ रख जाती और मुझे ढाढ़स बनाती सब ठीक होगा। लेकिन ज़िंदगी तो मेरी थी, सवाल मेरा था। मैं बहुत परेशान हो रही थी। एक दिन यूं ही मैं छत पर चाय पी रही थी तो मेरी भाभी पीछे से आ करके उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, बता अभी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्या देगी इसके बदले में। तो मैंने कहा जो भी मांग लो, सब तो तुम्हारा ही है भाभी। तो उन्होंने कहा कि खैर अभी तो नहीं मांगूंगी, लेकिन कभी कुछ मांगूंगी तुझसे ज़रूर। और तुझे एक बात बताती हूँ, आलोक आ रहे हैं। जी हाँ, आलोक, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, वो सीआईडी में बहुत बड़े ऑफिसर थे और कहीं रह रहे कि मेरे अंदर कुछ दबा हुआ था, मैं उससे डर रही थी। तो मैंने एक बार उनको, भाभी को कहा कि आलोक यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने बड़े मासूमियत से कहा कि अच्छा है ना, तुझसे मिलना भी तो ज़रूरी था, तो अच्छा है मिल के जाएंगे। तो मैंने हामी में सिर हिलाया। मैंने कहा कब। तो उन्होंने बोला कल सुबह। अब कल सुबह के लिए उन्होंने मुझे कहा कि तू अच्छे से तैयार हो जाना, लेकिन हाँ, घर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम लोग मिल रहे हो। मैं शॉपिंग के बहाने लेके जाऊंगी और तुम दोनों रेस्टोरेंट में बैठना। और शॉपिंग में वही चीज़ें लेनी है जो हमें पता है, हम दोनों को एक दूसरे की चीज़ें और हम दोनों को एक दूसरे की पसंद मालूम है। तो मैं उसी हिसाब से सामान लेके आऊँगी ताकि मम्मी पापा को कोई परेशानी ना हो, कोई शक ना हो। मैंने हामी में सिर हिलाया और मैं विचारों में गुम हो गई। भाभी चली गई। मैं सोचने लगी, भाभी मेरे से 10 साल बड़ी हैं, कितनी समझदार, कितनी ही अच्छे से हर रिश्तों को संभालती हैं। मेरे माँ पापा की सबसे अच्छी दोस्त हैं। कभी हल्की सी डांट भी दे देती हैं और कभी जो है एक नर्स की तरह भी काम करती हैं। कितनी अच्छी हैं भाभी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश मेरी भी ऐसी ही सुखद लाइफ हो। फिर मुझे अचानक आलोक के बारे में ध्यान आया। आलोक भाभी का दूर का रिश्ते का भाई था, लिहाजा भाभी उसे बहुत अच्छे से जानती थी। तो मैं कहीं कहीं आश्वस्त भी थी और कहीं अंदर से थोड़ी सी डरी हुई भी थी और मैं आलोक से मिलना चाहती थी, लेकिन घर वालों के सामने ये बातें नहीं कह सकती थी क्योंकि घर वालों को शक था कि मैं मिलके उससे अपनी पिछली बातें ना उसे दोहरा दूं। तो लिहाजा कोई भी नहीं चाहता था कि मैं उनसे मिलूं। लेकिन भाभी मेरी परिस्थिति को समझ रही थी, इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया और मुझे उससे मिलवाने को तैयार हो गई। और संजोग से उसका कुछ काम था, वो आने वाला था कल। अब रात की घड़ियां बहुत मुश्किल से बीती। सुबह माँ ने आवाज़ लगाई, मीठी उठ जा, 8 बज गए हैं। मैंने घड़ी में देखा, सच में 8 बज गए थे। मैं किचन में गई। भाभी एज वेल एज वो खाना बना रही थी। उन्होंने आंखों के इशारों से मुझे कहा, जाके अच्छे से तैयार हो जा। मैं गई, तैयार हुई और हम दोनों नियत टाइम पर 12 बजे निकल गए घर से शॉपिंग के बहाने से। मैं जब रेस्टोरेंट पहुंची तो उस समय तक आलोक वहाँ नहीं आया था। मैंने चैन की सांस ली। मैंने कहा वाह, अच्छी बात है। अभी हम और भाभी बातें कर रहे थे, तब तक आलोक मेरे पीछे से आके खड़ा हो गया। तो भाभी ने जैसे बोला, आलोक तुम, तो मैं शर्मा गई और मेरी आंखें नीचे हो गई। मेरी दोनों पलकें नीचे थी। मैं उसको देखना चाहती थी पर उसे देख भी नहीं पा रही थी। तो आलोक शायद मेरी स्थिति भांप गया और उसने धीरे से कहा, पहले तो ये बताओ कि मैं आपको भाभी बोलूं या दीदी बोलूं। तो भाभी ने मजाक में बोला, जो भी बोल दो, रिश्ता तो वही रहेगा। तो उसने बोला, मैं तो भाभी बोलूँगा क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी की साइड लेना चाहता हूँ। तो मुझे भी हंसी आ गई और उसने बहुत अच्छे से हंसते हुए कहा कि देखो भाभी, आपकी ननद अगर यूं नज़रें झुकाए रखेंगी तो मैं इस झुके हुए पलकों में दब जाऊंगा और कहीं मेरी सांसें न निकल जाए। और इतना सुनते ही भाभी ने भी ठहाका लगाया और मुझे भी हंसी आ गई। फिर भाभी ने इशारा किया, बैठो यहाँ, और हम दोनों बैठ गए।
और भाभी वहाँ से चली गई। उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो चली गई। हमारे पास बहुत समय था। हम बैठ कर के बातें करने लगे। बातों ही बातों में हम पता नहीं मैं कब उसके बात करते करते कब उसके करीब चली गई, और मैंने सोचा कि अब ये सही समय है, मैं उसको फटाफट मैं सारी बातें बता देती हूँ। मैंने उससे कहा आलोक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने कहा तुम्हारे पास्ट में कोई लड़का था? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा कि कोई और कहानी है? मैंने कहा हाँ, बहुत गमगीन कहानी है। तो उसने कहा ठीक है बताओ। मैंने कहा तुम मुझे उसके बाद जज करना। उसने कहा ठीक है, देखते हैं। मैं उसको बताने लगी कि मैं बहुत छोटी थी, 9 साल की थी, तभी एक मेरे दूर के रिश्तेदार ने मेरा रेप कर दिया था, और उस समय घर में शादी थी और मैं कमरे में सो रही थी अकेले, और उस समय मेरे साथ ये घिनौना काम हुआ और उसके बाद वो भाग गया। और घर में जब लोगों को पता चला मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई, मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया। घर में लोगों को पता लगा, सब ने कहा कि बस मुंह पे ताले डाल लो। और उसके बाद जानते तो सब थे, अभी भी जानते सब हैं, लेकिन कोई कहना नहीं चाहता। और उस रिश्तेदार से मैं बहुत डरती भी हूँ, और उसके सामने उस दिन के बाद से कभी आई भी नहीं। लेकिन मुझे था कि ये बातें तुम्हें जानना चाहिए। तो उसने मेरे से पूछा कि क्या वो रिश्तेदार तुम्हारे घर आता? मैंने कहा नहीं, मेरे घर तो नहीं आता, लेकिन लोग तो आना जाना करते हैं। तो उसने बहुत दिल को छूने वाली बात कही। कहा कि पता है मीठी, तुम्हारी ये सच्चाई मेरे दिल को छू गई, तुम्हारी ये ईमानदारी मेरे दिल को छू गई, कि तुम्हें ये जरा भी डर नहीं था कि मैं शादी तोड़ दूंगा या तुम्हें जज करूंगा। लेकिन तुम एक चीज़ ध्यान से सुनना, तुम ये सोच करके देखो कि जिसने तुम्हारा रेप किया तो इज्जत उसकी गई, तुम तो छोटी बच्ची थी, या तुम नहीं गई थी उसके पास, कपड़े उसने तुम्हारे उतारे, उसकी इज्जत गई है, तुम्हारी नहीं। और हमें ये स्टेप हमेशा समाज में लेना चाहिए कि जिसने भी रेप किया है ना, उसके पूरे घर, उसके जानने वाले और उस व्यक्ति को हमें बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। और जब तक हम ये कड़ा कदम नहीं उठाएंगे ना, और औरतों या लड़कियों को ही गलत ठहराते रहेंगे ना, तो रेप करने वालों की जो मानसिकता है ना, वो यूं ही बढ़ती रहेगी। हम हमेशा यही सोचते हैं हम क्यों करें, हर इंसान यही सोचता है हमारे घर में तो नहीं हुआ। लेकिन आज ये घर घर की कहानी होती जा रही है, इसलिए हमें ये स्टेप उठाना चाहिए। और मैं तुम्हें हमेशा ही अपनी जीवन साथी मानूंगा, मानता हूँ, और इसके बाद तो मेरी इज्जत और तुम्हारे लिए बढ़ गई है। मैं नज़र नीचे कर करके सोचने लगी कि पता नहीं ये मेरे ऊपर मेहरबानी है या क्या। मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी, बस आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी भाभी आ गई। भाभी ने सोचा कि शायद कुछ बातें हुई हैं, और मेरी स्थिति देख के वो समझ गई। उन्होंने कहा धीरे से कि देखो मीठी, मैं एक ही बात जानती हूँ, आलोक बहुत सुलझा हुआ लड़का है, तुम बहुत सरल हो, और दोनों का मिलन होना चाहिए। और तुमने जितनी ईमानदारी दिखाई है ना, शायद इतनी हिम्मत तो मेरे में भी नहीं होती। और इस ईमानदारी के लिए आलोक ने जो तुम्हें कहा है वो सही बात है, वो तुम्हें वाकई में जिंदगी भर बहुत खुश रखेगा। और जो गलती तुमने की नहीं, उसकी सजा अपने आप को क्यों दे रहे हो जिंदगी भर के लिए? और जिस इंसान ने ये गलती की है, हमें तो उसको सजा देनी चाहिए। हम उसको खुला छोड़ देते हैं, उसका बहिष्कार नहीं करते। इसीलिए समाज में आज भी नित नए रोज अखबारों में, टेलीविज़न पे, हमारे आसपास ये रोज़ की खबर होती है कि उसका रेप हो गया, उसका रेप हो गया, इतनी छोटी बच्ची थी या कोई युवती थी। तो ये गलत चीज़ है। जब तक हम खुद कदम नहीं उठाएंगे, ये समाज का जो है कृत्य बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इसको छोड़ो। ये तो हमें आपस में अपने अंदर बांध के रखना चाहिए कि हमें उस व्यक्ति का बहिष्कार करना है, और तुम अपने नए जीवन की ओर आगे बढ़ो। मुझे भी शायद भाभी की बातें समझ में आ गई, आलोक की बातें समझ में आ गई। मैंने उसको हामी कर दी। उसने बहुत अच्छे से अपनी बाहों को फैलाया, मैं उसमें सिमट गई। भूल गई थी कि उस समय भाभी भी वहाँ हैं, और उसके बाहों में समा गई। शायद सब कुछ भूल करके उसके मन से मैं गठबंधन कर रही थी 7 जन्म के लिए। शायद यही होता है असली का प्यार, यही होता है सच्चा प्यार जो मुझे मिला था, और मैं उसको खोना नहीं चाहती थी। नमस्कार। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, और मुझे भी सब्सक्राइब करें, और सुधांशु जी को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।